प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमने पहली वीडियो में समाजशास्त्र विषय कक्षा 12वीं के लिए प्रथम अध्याय किया था, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना अर्थात डेमोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि भारतीय समाज में जो जनसंख्या है या भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार की जनसंख्या है, अर्थात यहाँ पर गांव में लोग कितने निवास करते हैं, नगरों में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग साक्षर हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रजनन दर क्या है, प्रवास की प्रक्रियाएं किस प्रकार की। कहने का अभिप्राय है सभी का हम धीरे धीरे पूरा वर्णन करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जनांकिकी या जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है। जनांकिकी हम किसे कहते हैं या जनसांख्यिकी हम किसे कहते हैं। डेमोग्राफी अर्थात उसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो डेमोग्राफी है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस ग्राफिन। डेमोस का अर्थ है मनुष्य या लोग और ग्राफिन का अर्थ है अंकित करना या लोगों का वर्णन करना या लोगों के बारे में लिखना। इस प्रकार जनांकिकी या डेमोग्राफी का अर्थ जो हुआ मनुष्य के बारे में लिखना या अंकित करना। मनुष्य के बारे में लिखना या अंकित करना किसमें? जनांकिकी के माध्यम से। जनांकिकी यानी कि जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करना। कौन करता है? जनांकिकी। जनांकिकी जो शब्द है वो सबसे पहले फ्रांस के जो विद्वान थे अचीले गुलियार्ड, उन्होंने 1885 में इस शब्द का प्रयोग किया और उनकी जो कृति थी एलिमेंट डिस्ट्रिक्टिक ह्यूमन ऑन द डेमोग्राफी कंपास, इसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन डेमोग्राफी जो शब्द है या डेमोग्राफी को एक स्वतंत्र विज्ञान जिन्होंने बनाया उसका जो सूत्रपात किया था वो किया था इंग्लैंड के जो विचारक थे या विद्वान थे जॉन ग्रांट। उन्होंने 1662 ईस्वी में, सन 1662 ईस्वी में अपनी जो कृति थी नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल ऑफ द मोर्टेलिटी, इसका सूत्रपात किया था। अर्थात 1662 ईस्वी में जो हमारे इंग्लैंड के जॉन ग्रांट थे उन्होंने इसका सूत्रपात, इस विज्ञान का सूत्रपात पहले ही कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जनांकिकी के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की जनांकिकी है, जनसंख्या को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। जनांकिकी का शाब्दिक अर्थ जानने के पश्चात जो जनांकिकी की परिभाषा है वो है अचीले गुलियार्ड के अनुसार जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है। अर्थात उन्होंने जनांकिकी को मनुष्यों की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। जनांकिकी डेमोग्राफी का अर्थ है मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में माना जाना। अर्थात जनांकिकी का सीधी परिभाषा जो है वो ये है अचीले गुलियार्ड के अनुसार कि जनांकिकी जो है जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जनांकिकी के 2 प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी जो है जिसमें जनसंख्या का आकार का वर्णन किया गया है, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक सांख्यिकी में इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पक्षों पर विचार किया गया है, अर्थात उनका अध्ययन किया गया है। अब हम जनांकिकी का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ द डेमोग्राफी, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी का विषय क्षेत्र, इसके बारे में भी 2 मत पाए जाते हैं। विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण है और कुछ लोग जनांकिकी को व्यापक दृष्टिकोण मानते हैं। जनांकिकी का विशिष्ट भाव यानी कि माइक्रो डेमोग्राफी और जनांकिकी का समष्ट भाव यानी कि मैक्रो डेमोग्राफी, इसके जो समर्थक हैं वो हैं बर्कले, लेविस, हावहाउस और डंकन। और जनांकिकी के व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं
वो हैं बाश, मुरे और स्पेगलर। अर्थात संकुचित दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि इसमें व्यक्ति और उसके परिवार और उसके सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि व्यापक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत मानव की संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जनांकिकी को दो खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसे ये दो विचारक थे, व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। इसी प्रकार यदि हम दूसरा पक्ष लें तो जनांकिकी के दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो खंडों में बांटा गया है। वो कौन कौन से थे? औपचारिक जनांकिकी यानी कि फॉर्मल डेमोग्राफी, और दूसरा है अनौपचारिक जनांकिकी यानी कि इनफॉर्मल डेमोग्राफिक प्रोसेस। इसके अंतर्गत औपचारिक जनांकिकी यानी कि फॉर्मल डेमोग्राफी प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, कौन सी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है? उसमें प्रजनन, मृत्यु एवं प्रवासन। प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा करने की अक्षमता, मृत्यु दर यानी कि एक विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों में मरने वालों की या मृत व्यक्तियों की संख्या को हम कहते हैं मृत्यु दर, और प्रवासन एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, उसको बोलते हैं हम प्रवासन या प्रवास। तो ऐसी प्रक्रियाओं को औपचारिक जनांकिकी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार यदि हम अनौपचारिक जनांकिकी या इनफॉर्मल डेमोग्राफी प्रोसेस की बात करें तो इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार, आयु वर्ग यानी कि जैसे 3 आयु वर्ग पाए जाते हैं, जन्म से लेकर 14 वर्ष और 15 वर्ष से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर तीसरा वर्ग, यानी कि 3 आयु वर्ग बताए गए हैं। उसके बाद स्त्री पुरुष अनुपात, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, आगे भी अध्ययन करेंगे इसके बारे में हम। और अक्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या का आकार आदि का प्रक्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जनांकिकी का विषय क्षेत्र जो है अलग अलग विचारकों के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। आकार जानने से पहले यानी कि जनसंख्या के आकार को जानने से पहले हमें जनगणना के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही सभी बातें निर्धारित की जाती हैं। यानी कि जनसंख्या का आकार जानने से पहले जनगणना के बारे में यानी कि जनसंख्या की गणना यानी कि जनसंख्या को गिनना, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसी के आधार पर राज्य द्वारा नीति निर्धारित की जाती हैं, जन कल्याण योजनाएं बनाई जाती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे यदि जनगणना के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं कि उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी ज़रूरत है, सड़कों की कितनी ज़रूरत है या शिक्षण संस्थाओं की कितनी ज़रूरत है। ये सारे जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं जनगणना के माध्यम से, उसी के आधार पर राज्य द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो जनगणना है, सबसे पहले जो जनगणना कहाँ पर हुई इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जनगणना का कार्य सबसे पहले किया गया 1790 में अमेरिका देश के द्वारा किया गया, यानी कि अमेरिका देश ने सबसे पहले जनगणना करवाई। उसके बाद यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित था, तो अंग्रेज़ सरकार ने सन 1867 से 1872 तक ये जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन सुचारू रूप से 1881 से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना लगातार करवाई जा रही है। और जो भारत में 2011 में 15वीं जनगणना की और इसके बाद अब 2021 में जनगणना करवाई जाएगी। जनगणना जानने के पश्चात प्यारे विद्यार्थी अब हम करेंगे आंकड़िक या जनसंख्या का आकार, यानी कि भारत देश की जनसंख्या किस प्रकार की है। भारत में जनसंख्या लगातार वृद्धि होती आ रही है। यदि हम पहली जनगणना जो 1881 में की और लास्ट जनगणना जो 2011 में हुई, उसमें लगातार वृद्धि होती आ रही है जनसंख्या में। जैसे 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 23.8 करोड़ थी, जो 1951 में 36.10 और 1991 में 84.3 करोड़ जनसंख्या थी।
और यदि 2011 की जनगणना की हम बात करें तो हमारे देश की कुल जनसंख्या जो थी 121 करोड़ है। यदि आज हम जनगणना 2021 में जो जनगणना होनी है उससे पहले यदि आज की जनसंख्या की बात करें तो 138 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। यदि हम राज्यों के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है। यदि राज्यों के अनुसार बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि हमारे भारत देश की जो कुल जनसंख्या है उसका 16% जनसंख्या का जो भाग है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और यदि हम सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो सिक्किम राज्य है, जिसमें कुल जनसंख्या की 0.05% जनसंख्या सिक्किम राज्य में पाई जाती है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि कुल जनसंख्या का 1.0% यानी कि लगभग 1% जनसंख्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। यदि हम कम जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप में 0.01% कुल जनसंख्या का 0.01% जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है, और यदि कम बात करें जनसंख्या तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व है क्या। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भारत में 1901 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता था भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2011 की जनगणना की हम बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में निवास करते थे। और यदि हम राज्यों के अनुसार बात करें कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है और किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है, और इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में निवास करते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर निवास करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, अर्थात 11,297 व्यक्ति दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे कम यदि केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और यदि पूरे विश्व में हम बात करें, चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। सबसे अधिक जनसंख्या चीन देश की है, उसके बाद भारत देश की है। अब हम करेंगे स्त्री पुरुष अनुपात। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि स्त्री पुरुष अनुपात है क्या, इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि सेक्स रेशो है क्या। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की कितनी संख्या है उसे हम कहते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। जैसे 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो था वो 943 था। यानी कि भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं थी। यदि हम राज्य के अनुसार बात करें, सबसे अधिक स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य का है और सबसे कम किस राज्य का। केरल राज्य जो हमारा है, भारत का जो केरल राज्य है, उसमें स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। वो है 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। और सबसे कम हरियाणा राज्य का है, जहां पर 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं पाई जाती हैं। तो ये राज्यों का कंपैरिजन हो गया, यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात अधिक किस राज्य में है और कम किस राज्य में। सबसे अधिक केरल राज्य में और सबसे कम
हरियाणा राज्य में। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पांडुचेरी में 1000 पुरुषों के पीछे 1038 महिलाएं हैं। और सबसे कम, यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे कम है दमन और दीव में 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। तो इस प्रकार स्त्री पुरुष अनुपात में भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। अब हम बात करेंगे साक्षरता पे, यानी कि भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साक्षर किसे कहते हैं या साक्षरता क्या है। जो व्यक्ति अक्षर का ज्ञान रखता हो और पढ़ सकता हो वो साक्षर कहलाता है। यानी कि वो 5वीं पास है या दूसरी पास है या मैट्रिक पास है, या किसी को अक्षर का ज्ञान है और उसको पढ़ना उसे आता है तो उसे साक्षर माना जाता है। तो साक्षर होना अर्थात पढ़ने और लिखने की अक्षमता से संपन्न होता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%, यानी कि कुल जनसंख्या का 74% जो लोग थे वो साक्षर माने गए। और यदि हम पुरुष और स्त्रियों की कंपैरिजन करें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो 82.14% थी, और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी, महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हमारे देश में 65.46% महिलाएं साक्षर थी। और यदि इसी प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है उसमें सबसे अधिक साक्षर पाए जाते हैं, यानी कि 92.8% साक्षर वहाँ पर पाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक। और यदि साक्षरता दर जिस केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता जिसकी है वो है अंडमान निकोबार में, यानी कि 86.27%। राज्यों के अनुसार यदि हम बात करें, राज्यों के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की पाई जाती है और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की पाई जाती है? सबसे अधिक तो केरल राज्य की पाई जाती है। राज्यों में 93.91% लोग वहाँ पर साक्षर पाए जाते कुल जनसंख्या के। और यदि सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं वो है बिहार, और उसमें बिहार में 63.82% जनसंख्या वहाँ पर साक्षर पाई जाती है। इस प्रकार साक्षरता में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे देश में देखने को मिलती हैं। और यदि हम आयु संरचना की बात करें, किस वर्ग के, किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न 3 वर्ग बताए गए। 3 वर्ग कौन से? जन्म से लेकर 14 वर्ष, 15 वर्ष से 64 वर्ष और 64 वर्ष से ऊपर, यानी कि 100 वर्ष जितना भी जीवन रहता है मोक्ष की प्राप्ति तक। तो जन्म से लेकर 14 वर्ष तक हमारी को जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 31% जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो 31% हैं। और 15 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति हैं हमारे देश में वो कुल जनसंख्या का 63% है। इसीलिए तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि जो 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच हैं इसमें पराश्रित जो लोग हैं इन पर आधारित हैं। क्यों? बच्चे भी और बूढ़े भी, उसको हम कहेंगे पराश्रित, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित हो। इस वर्ग पे जो 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग है इस पर ये दोनों आश्रित हैं, 65 वर्ष से ऊपर वाले भी और जन्म से 14 वर्ष वाले भी। और उसके बाद जो 5.3% जो लोग हैं वो हमारे 65 वर्ष से ऊपर हैं। इस प्रकार 3 आयु वर्ग हैं और अलग अलग 2011 की जनगणना के अनुसार ये तीनों वर्ग अलग अलग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण एवं नगरीय विभिन्नताएं। भारत जो है, भारत गांव का देश है, यानी कि देश की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पूरी जनसंख्या है उसमें से कुल जनसंख्या का 72% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और 28% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती थी। तो कहने का अभिप्राय 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 72% भाग जो है वो गांव में निवास करता था और 28% भाग जो है जनसंख्या का वो नगरों में निवास करता था।
लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 62.3% भाग जो है वो गांव में निवास करता है और 37.7% भाग जो है वो नगरों में निवास करता है। यानी कि गांव की जनसंख्या लगातार घटती आ रही है और नगरों की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती आ रही है। उसका कारण यह है कि गांव में जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि का महत्व घटता जा रहा है, अन्य व्यवसायों की तरफ गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण वो गांव को छोड़ करके नगरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जो नगरीय जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे भारत में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रजनन दर पर। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और प्रजनन दर क्या है। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या जो है उसे हम जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर एक विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 मृत व्यक्तियों की जो संख्या है उसको हम कहेंगे मृत्यु दर। और प्रजनन दर यानी कि बच्चे पैदा करने की अक्षमता, बच्चे पैदा करने की अक्षमता को हम क्या कहेंगे, प्रजनन दर। जो 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच के जो आयु वर्ग के स्त्रियां हैं उनमें प्रजनन दर अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार यदि हम प्रजनन दर और मृत्यु दर या जन्म दर की बात करें तो 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के जो आंकड़े बताते हैं उसमें देश में जिस गति से मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में कमी क्यों आई? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई और लोग शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई है। और उस गति से, लेकिन जन्म दर में उस गति से कमी नहीं आई। यदि हम आंकड़ों का पर ध्यान दें तो 1951 में भारत में जो मृत्यु दर थी वो 44.4%। यानी कि जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी? एक विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। तो वो कितनी थी? 44.4। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो घटकर आई वो होगी 7.48%। यानी कि मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई। क्यों आई? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई और लोग जागरूक हुए शिक्षा के प्रभाव के कारण। और इसी प्रकार यदि हम जन्म दर की बात करें तो जन्म दर थी 1951 में 45.8 और 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर है हमारी 20.97%। घटी तो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं घटी। अब हम बात करेंगे जीवन प्रत्याशा पर। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन की अवधि, जीने की अवधि, व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है। तो भारत की यदि हम बात करें तो जीवन की अवधि जो थी 1911 से 1921 के बीच का जो दशक था उसमें जीवन प्रत्याशा जो भारत की थी वो मात्र 20 वर्ष तक थी। यानी कि मैक्सिमम जो लोग थे वो 20 वर्ष तक ही जीवित रहते थे। लेकिन 1941 से 1951 का जो दशक आया उसमें यह आयु बढ़ करके, यानी कि जीवन प्रत्याशा बढ़ करके 32 वर्ष हो गई। और यदि हम 2001 की जनगणना की बात करें तो भारत की जो औसत आयु थी वो 62.5 वर्ष थी और 2011 में बढ़कर ये औसत आयु बन गई 66.8। यानी कि 66 वर्ष 8 महीने तक मैक्सिमम जो लोग थे वो जीवित रहते थे, जिसको हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहता है। यदि हम पूरे विश्व में बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष है। यानी कि 100 वर्ष तक मैक्सिमम लोग वहां पर जीवित रहते हैं। इस अध्याय का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम जनसांख्यिकी से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो माल्थस का सिद्धांत है या जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।